जापान में दाऊद इब्राहिम का दूसरा वर्जन ओपनली क्राइम करते हैं। जी हाँ, जापान जैसे डेवलप कंट्री में दाऊद इब्राहिम जैसे एक गैंग है और ये भी ओपनली अपना एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग, टेरिटरी कंट्रोल, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे क्राइम करते हैं। और इस गैंग का नाम है याकूजा। लेकिन याकूजा बाकी दुनिया का माफिया से अलग है। जस्ट इमेजिन करो, बेंगलोर जैसे शहर में एक रजिस्टर्ड ऑफिस है और हजारों एम्प्लॉयज इस ऑफिस में काम करते हैं और इस ऑफिस का नाम है नॉन अदर देन डी कंपनी। जी हाँ, जिस एग्जाम्पल से मैंने बताया ऐसा ही याकूजा का जापान में ऑफिस है और रजिस्टर्ड लोगो है। और ये लोग गंदे कामों के साथ अच्छे काम भी करते हैं, पब्लिक और पुलिस का दिल जीतने के लिए, जैसे अर्थक्वेक के वक्त लोकल लोगों की मदद करना, ये सब चीजें करते हैं। इनका गैंग में हर किसी का वेलकम है, लेकिन एक ऐसा रिचुअल है जो करना कंपलसरी है और ये रिचुअल ही इनका गैंग को सबसे अलग बनाता है। इनका गैंग में ज्वाइन होने के लिए आपको अपना उंगली का कुर्बानी देना होगा। जी हाँ, आपको अपना उंगली का कुर्बानी देना होगा और कुर्बानी देने का भी एक प्रोसेस है। लेकिन उससे पहले याकूजा का शुरुआत 17th सेंचुरी में हुआ था। याकूजा को समझने के लिए हमें ईडो पीरियड में जाना होगा। ईडो पीरियड में दो गैंग थे, तेकिए और बकुतो। तेकिए गैंग बेसिकली ट्रैवलिंग सेल्समैन थे, गांव गांव घूमते थे और जहां पर मार्केट होता था वहां पर अपना दुकान लगाते थे और दुकानों में ये लोग मेडिसिन, कपड़ा और टॉयज बेचते थे। लेकिन ज्यादातर माल जो थे वो चोरी का या फिर नकली था। फेस्टिवल्स और लोकल मार्केट को भी ये लोग ऑर्गेनाइज करते थे और प्रोटेक्शन फीस लेते थे दुकानदारों से और साथ में इनके नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग होते थे और साथ में ये लोग हायरार्की मेंटेन करते थे, जैसे छोटे से बड़े लीडर्स। और ये लोग अपने आप को विलेज प्रोटेक्टर्स भी कहते थे। और जो दूसरा ग्रुप था उसका नाम था बकुतो और ये लोग थे असली गैम्बलर्स। गैम्बलिंग डेंस चलाते थे रोड के किनारे और हिडन प्लेसेस पे और गैम्बलिंग जैसे कि कार्ड से, डाइस से खेलते थे। लेकिन यहाँ पर बात क्या पता है, ये लोग चीटिंग करते थे और जो भी लोग खेलते थे इन्हें ये लोग एक लूप होल में फंसा देते हैं। लूप होल जैसे कि हारने के बाद उन्हें उधार देते थे पैसे और फिर जो पैसा उधार देते थे वो फिर से वो लोग मतलब गेम में लालचा करके चीटिंग करके ले लेते थे। मतलब एट द एंड लोगों को ये लोग लूप होल में फंसा के रखते थे और अगर कोई पैसा नहीं दे रहा है तो उनका प्रॉपर्टी या फिर जान ले लेते थे ये लोग। मतलब ये लोग अपने विलेज में ऑर्डर मेंटेन करते थे और वो भी अपनी तरीके से, लाइक अगर इनके अगेंस्ट पे कोई गया तो उनका काम खत्म। सो बेसिकली ये दोनों गैंग इस तरीके से अपना धंधा चलाते थे और दोनों ही गैंग अलग थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों गैंग एक होते गए और इनमें से काफी लोग गरीब बैकग्राउंड से आते थे, जैसे कि लैंडलेस, क्रिमिनल्स और आउटकास्ट लोग थे। सोसाइटी इनको रिजेक्ट करती थी, जिसके कारण इन लोगों ने अपना अलग ही वर्ल्ड बना लिया था। इस ग्रुप ने अपना रूल्स बनाया, लॉयल्टी का सिस्टम बनाया और प्रोटेक्शन रैकेट शुरू किया। इसी से याकूजा का गैंग कल्चर स्ट्रक्चर शुरू हुआ। और फिर बाद में जब मेइजी रेस्टोरेशन 1868 के टाइम पे जब जापान मॉडर्न बन रहा था, ये दोनों ग्रुप ऑर्गेनाइज हो गए और अपना ग्रुप का नाम याकूजा रखा। और याकूजा का मतलब भी काफी इंटरेस्टिंग है। याकूजा का मतलब है 893 और या का मतलब है 8, कु का मतलब है 9 और जा का मतलब है 3 और जापान में 893 यानी याकूजा का मतलब बनता है गुड फॉर नथिंग यानी नालायक बच्चे। अब पता है याकूजा का एक इंटरेस्टिंग कल्चर क्या है कि याकूजा अपनी फैमिली का जैसा एक यूनिटी मेंटेन करती थी। याकूजा का जो हेड होता है उसका नाम होता है ओबायुम। ओबायुम मतलब बॉस या फिर गार्जियन, पेरेंट, मतलब एक हिसाब से समझो तो पूरा गैंग का बाप। और जो दूसरा गैंग मेंबर्स होता था उनको कोबुन यानी चिल्ड्रंस माना जाता है। और इस गैंग में ज्वाइन होने के लिए आपको कोबुन से लेकर के ओबायुन तक का सफर तय करना होगा और इस प्रोसेस में टोटल 6 लेवल होता है। स्टार्टिंग पे ऑब्वियसली लेवल 1 और ये वो लेवल है जहाँ पर रिक्रूट किया जाता है। इसे चिनप्री या फिर छोटा बदमाश कहते हैं। और इस लेवल में ज्वाइन होने के बाद कोई बड़ा काम नहीं दिया जाता है। इस लेवल पर बेसिकली ट्रेनिंग दिया जाता है और छोटे मोटे दुकानदारों से कैसे पैसा वसूलना और पहरेदारी करना, ये सब चीजें सिखाया जाता है, ये सब चीजें ट्रेन किया जाता है। और फिर लेवल 2 पे होता है साखाजुकी सेरेमनी। इसका मतलब है गैंग में ऑफिशियली एंट्री। बॉस और रिक्रूट एक साथ बैठ करके वाइन पीते हैं, जिसे जापानीज राइस वाइन कहते हैं। और इस रस्म के बाद वो गैंग का ऑफिशियल मेंबर बन जाता है और ओबायुम यानी जो हेड है उसको अपना बाप मानने लगता है। और जो लड़का लेवल 2 टिक जाता है फिर वो जाता है लेवल 3। लेवल 3 को कहते हैं वाकाशु, जिसका मतलब होता है जूनियर मेंबर। और ये लेवल सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। इस लेवल पे सीनियर का घर का काम करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, सफाई करना पड़ता है और जो सीनियर होता है उनकी गाड़ी चलाना पड़ता है। इस स्टेज पर उनके बदन पर बड़े टैटू बनना शुरू होते हैं और ये टैटू बनाने का मतलब यही है कि
इनका बर्दाश्त करने का ताकत ये दिखाता है, ये टैटू दिखाता है। और ये लेवल को सक्सेसफुली पास करने के बाद आता है लेवल 4 और इसे कहते हैं शेटा यानी ब्रदर, मिड लेवल एग्जीक्यूटिव माना जाता है। इस लेवल पर वो जूनियर से सीनियर बन जाता है। इन्हें गैंग के इलीगल धंधे जैसे कि गैम्बलिंग क्लब्स या फिर बार ये सब चलाने की जिम्मेदारी मिलती है। और फिर लेवल 4 को पास करने के बाद लेवल 5 पे आते हैं और लेवल 5 को वकागाशिरा कहते हैं। इसका मतलब होता है सेकेंड इन कमांड और ये गैंग का सबसे पावर पोस्ट पैक होता है। और ये बनना मतलब बहुत बड़ी बात। और ये कौन बनता है? ये वो बनता है जो सबसे ज्यादा गैंग के लिए पैसा कमाता है और जो सबसे ज्यादा दिमाग वाला होता है वो ये लेवल का काबिल बनता है। और साथ ही में ओबियम के बाद यानी बॉस के बाद सारा फैसला यही इंसान लेता है। ये गैंग का आम मेंबर्स और बॉस का बीच का ब्रिज होता है। और बाय द वे अगर कभी बॉस जेल में चले जाता है या फिर बीमार हो जाता है तो यही बंदा गैंग को संभालता है, गैंग को हैंडल करता है। यानी आफ्टर द बॉस यही बंदा सब चीजें करता है गैंग के लिए। मतलब जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज हो उसी को ये पोस्ट मिलती है। और फिर ये लेवल को पास करने के बाद आता है लेवल 6 यानी ओबायुम यानी सफर का आखिरी हेड, द सुप्रीम हेड, सफर का आखिरी मुकाम और सबसे बड़ा मुकाम। जब पुराना बॉस यानी ओबियम बीमार हो जाता है या फिर रिटायर हो जाता है तो लेवल 5 वाला जो बंदा होता है वही जा करके ओबियम बनता है। जब नया ओबियम को सिलेक्ट किया जाता है, कोई लड़ाई ना हो तो सीनियर्स मिल करके ओबियम का नाम अनाउंस करते हैं और फिर एक बड़ी सखाजुकी सेरेमनी होती है। जी हाँ, सारा गैंग के मेंबर्स मिल करके नए हेड के सामने अपना सर झुकाते हैं। और हाँ गाइस, आप लोग ये मत समझना कि ये सभी लेवल को पार करना बहुत आसान है। ये सभी लेवल को पार करते वक्त काफ़ी बार तो ये लोग जेल भी जाते हैं और काफ़ी बार तो इनके सीनियर्स इनको मदद भी नहीं करते हैं। जेल गए तो गए, दोबारा इनको बचाने वाला कोई नहीं होता है। और काफ़ी बार मदद भी करते हैं, बट ये लोग तब मदद करते हैं जब देखते हैं कि उनका ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर दिखते हैं कि उनका ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकते हैं देन ये लोग कभी भी मदद नहीं करते हैं। मतलब कोबून यानी चिल्ड्रन से लेकर के ओबायुम यानी हेड तक बनने का सफर में बहुत सारा कठिनाई और परेशानियां आती है। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। शुरुआती दौर में इन्हें अपनी उंगली का सेक्रीफाइस तक करना पड़ता है। सफर की शुरुआत से लेकर अंत तक में इन्हें अपनी फैमिली को भी छोड़ना पड़ता है और इनके लिए इनका गैंग ही इनका फैमिली है और ये बात इन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है। याकुजा का एक डार्क साइड रहने से दूसरी साइड कुछ अच्छे काम भी इन्होंने कर रखे हैं, लेकिन फिर भी आज के टाइम पे याकुजा को कोई सपोर्ट नहीं करता है और इसका कारण है जापान का आम पब्लिक। सो गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है। हम लोग पार्ट 2 पे इस गैंग का रिचुअल्स और ये गैंग आज के वक्त क्यों डिसअपियर होते जा रहा है और ये गैंग का नाम और निशान क्यों मिटते जा रहा है, पार्ट 2 पे मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो। और भाई, आप जब मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो शायद अभी मेरा चैनल पे अराउंड 2 to 3 सब्सक्राइबर या फिर 4-5 सब्सक्राइबर है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो पर, अगले पार्ट पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।